नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी की टीम इस वक्त जो है बथना विधानसभा क्षेत्र के पंथपाकर ब्रह्मपुरी में उपस्थित है और हमारे साथ एक प्रमुख मेहमान है जो कि पूषा यूनिवर्सिटी से फार्मिंग किए हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकवाणी न्यूज चैनल में। पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं राम परीक्षण सिंह कुशवाहा, ग्राम पंथपाकर, टोला ब्रह्मपुरी का निवासी हूँ। आपसे मुझे जानना है, आप पूषा यूनिवर्सिटी से फार्मिंग में कोर्स किए हुए हैं। इस बार जो है अपना सीतामढ़ी जिला जो है सूखाग्रस्त हो गया है। धान का खेती जो है बढ़िया से नहीं हो पाया है और धान का खेती बढ़िया से नहीं हो जा पाने के कारण किसान को इस बार जो है दोहरी क्षति हुई है। तो अगर सीजन में धान की खेती अगर अच्छा तरीका से करना हो, अगर पानी मानसून के हिसाब सही तरीका से हो, तो धान का खेती करने के लिए सही किस नियम कायदा कानून का पालन करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। धान की खेती के लिए सबसे पहले किसी भी खेती करने के लिए हम लोगों को भूमि का चुनाव करना पड़ता है। हमारा लैंड कैसा है, भूमि कैसा है, खेत कैसा है। जैसे कि जो अभी तक हम लोग को अपना अनुभव है, हमारे यहाँ कई तरह का भूमि है। जो ऊंचे ऊंचे बलुई जमीन है, उस पर पानी पराने के भी धान नहीं, पानी का जमीन में धान को उपजाना असंभव है। बाद में देखते हैं जब बारिश हुआ, नीचे के जमीन भरा तो धान लगाते हैं, नहीं तो दूसरे खेती उसमें सब्जी वगैरह उसे कई गुना ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को हो जाता है। तो ऐसे ऊंचे खेत में धान की खेती हम लोग नहीं करते हैं। लो लैंड एरिया है और जहाँ पर जमीन मिट्टी है, जिसको मटियार माटी हम लोग कहते हैं, मटियार माटी, हाँ, वैसे खेतों में धान की खेती किया जाता है, संभव है। लेकिन बलुई मिट्टी पर जो ऊंचा जमीन है, हाई लैंड जमीन है जिसको ऊंचा कहता है, वैसे जमीन पर धान को खेती करना कम बारिश में असंभव है। कई साल से हम देख रहे हैं जो बारिश मानसून में जो सही समय पर हो नहीं पा रहा है, तो एक धान की खेती के लिए ये भी बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। जब तक प्राकृतिक मानसून पर हम 40 साल से खेती करते आ रहे हैं। एक चीज है, आप कहें कि जो भूमि जो है मटियार भूमि का है, मटियार भूमि में धान का खेती करना चाहिए। धान का बीज अगर मटियार भूमि में लगाते हैं तो सिंचाई बहुत में इम्पोर्टेंट है। सिंचाई कितना इंची पानी धान के जरी में लगा रहना चाहिए और कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है उसके धान के फसल के उत्पादन के लिए? देखिए, धान जब छोटा हो रहता है तो उसमें केवल नमी से भी काम चलता है। जब धान कोर जैसे समय बनने का समय आता है, उस समय से उसमें पानी लगा रहना एकदम नेसेसरी जरूरी हो जाता है। हाँ, उसमें 2 इंची पानी कम से कम लगा रहना चाहिए। बीच बीच में केवल नमी से भी काम चलेगा। लेकिन जब जिस समय जिसको हम लोग कोर कहते हैं, जब गभा जब तैयार हो जाता है, उस समय से रेगुलर जब तक बाल निकल न जाए, बाल को दाना न पड़ जाए, तब तक पानी उसमें बना रखना होगा, चाहे बिजली से हो और जैसे हो पानी पर, तब धान का खेती बढ़िया से संभव है। धान की खेती में एक रोग है, पीलिया रोग पकड़ लेता है, कीड़ा लग जाता है। तो इस सब चीज से अच्छा फसल हो, इस सब के लिए क्या उपाय है? आपने क्या अनुभव आपका क्या है? इस पीलिया रोग जहाँ तक कहते थे, पीलिया रोग केवल अधिकांशतः जिंक के कमी से होता है। जिंक, मिट्टी में जिंक की कमी, मिट्टी में जिंक की कमी से अधिकांशतः लोग धान रोपने से पहले खेत में जिंक दे देते हैं। डीएपी वगैरह को जो खाद को उसका मात्रा अनुशंसित मात्रा है, तो उतना लोग दे करके रोपते हैं। आज जिसके पास गोबर है तो वो सर्वोत्तम है। सबसे पहले जैविक खेती होना चाहिए धान की खेती करने के लिए। उसमें सनई और धैंचा जैसा चीज, मूंग दलहन का जिसमें खेती किए हुए हैं बाद में, उसको कार्य करते तो और बेहतर होता है। नहीं होने के बाद गोबर उपलब्ध है तो पटाइए। ये सब चीज, ये सब नेसेसरी जरूरी है। और ये सब ही नहीं है तो केवल डीएपी भी दे करके कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक वो टिकाऊ नहीं होता है। 2-3 साल पर एक बार फसल चक्र अपनाना जरूरी रहता है। बीच बीच में दलहन का खेती, मूंग या धैंचा बोना जरूरी रहता है किसी भी खेत को। कितने साल पर मूंग और ढैंचा का खेती करना चाहिए धान का अच्छा उत्पादन होने के लिए? कम से कम वैसे तो बीच में समय मिलता है तो प्रत्येक साल करना चाहिए। गेहूं के बाद बीच में जो खाली समय रहता है तो संभव लगे तो धैंचा और मूंग की खेती प्रत्येक साल होना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2 साल के बाद तो नेसेसरी करना ही चाहिए। करना है 2 साल? हाँ, 2 साल बीच करके तो करना ही पड़ेगा, तो नहीं उत्पादन नहीं होगा। अच्छा, एक धान के फसल में देखा जाता है बीज का चुनाव। बीज कैसा बीज हम चयन करें कि धान हमारा अच्छा हो, उत्पादन के बाद कुछ फसल हमारे घर में भी रह जाए, कुछ हम बाजार में बेचे ताकि आर्थिक सहायता हमको जाए। तो बीज कौन सा बीज जो है सर्वोत्तम माना जाता है धान की खेती के लिए?
सबसे पहले धान की खेती आपको करना है किस उद्देश्य से? बेचने के लिए करना है कि खाने के लिए? व्यापार को किसान बिहार का जो है ये क्षेत्र है तो व्यापारिक उद्देश्य ही ज्यादा, क्योंकि 80% जनसंख्या हमारा खेती पर ही डिपेंडेंट है। तो मोटे मोटे धान जो है थोड़ा ज्यादा मनी देता है। अच्छा। और जितना पतला धान जो है तो जो जिसको बाजार में मार्केट भाव ज्यादा है थोड़ा मनी कम देता है। लेकिन तो बोलिए। तो पतला धान से दोनों दृष्टि से ठीक है, थोड़ा कम उपजता है तो बाजार में उसका मार्केट भाव थोड़ा ज्यादा रहता है। मोटा धान थोड़ा ज्यादा उपजता है तो मार्केट भाव कम भी रहता है, फिर भी ज्यादा फायदा मोटे धान में होता है। बल्कि मोटे धान जितना देखा गया है उसमें रोग कम लगता है, महीन वाला धान में ही ज्यादा रोग लगता है। महीन धान में कम ज्यादा रोग लगता है। उसमें कई बार दवा का छिड़काव करना पड़ता है फूटने के बाद, लेकिन मोटे धान की खेती करना आसान है महीन धान की अपेक्षा। रासायनिक उर्वरक का जो है उपयोग आजकल किसान धड़ल्ले से कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि आप जैविक उर्वरक का प्रयोग कीजिए। रासायनिक उर्वरक अगर धान की आप खेती करते हैं तो पर एक कट्ठा कितना आपने स्टडी किया, कितना मतलब कैसे डालना चाहिए, उसका नियम क्या है, रासायनिक फार्मूला क्या चीज है? जहाँ तक ले जो डीएपी वगैरह जिसको फॉस्फेटिक खाद हम लोग कहते हैं, तो डीएपी वगैरह है, पोटास है, तो पोटास को एक बार जुताई लोग दे, मतलब केवल कदवा में ही देना चाहिए। बाद में यूरिया का 2 से 3 बार उसका मात्रा मात्रा थोड़ा प्रत्येक कट्ठा में कितना? सबसे पहले जो आज तक किसान नाइट्रोजन और यूरिया में अंतर नहीं समझे है। नाइट्रोजन के जैसे 46% नाइट्रोजन है, तो मान लिया जाए जब हम 2 किलो का ऐसा खाद देते हैं तो 46 गुना कितना हो गया? 92 हाँ, तो इसका 2 किलो है तो उसका मतलब 46, ये 100 किलो में 46 किलो ही यूरिया उसमें गया, हमारा नाइट्रोजन गया। यूरिया हो गया 100 किलो। तो नाइट्रोजन की मात्रा 1 एकड़ में आपको वही 40 किलो देना चाहिए। 1 एकड़ में 40 किलो देना। लेकिन गांव में देखा जाता है किसान जो है धड़ल्ले से यूरिया का प्रयोग कर रहा है, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, वो उसका खूब प्रभाव पड़ रहा है। आज तक धान में रोग लगने के कारण भी वही होता है। मिट्टी भी कुछ समय के बाद जो है बंजर हो जाता है, वहाँ का अनुपजाऊ हो जाता है। आज किसान वही बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आज खेती घाटे का सौदा वही हो रहा है, धड़ल्ले से रासायनिक प्रयोग। चलिए धान की और कोई भी खेती में लागत कम करना, जैसे अपने से कुछ खाद बनाना, जैविक देना, ये सब करने से, ढैचा वगैरह करने से तो लागत कम कीजिएगा तो बेनिफिट ज्यादा होगा। किसान आजकल क्या करते हैं, घाटे का खेती छोड़ के भाग देते हैं, जो पूंजी ही ज्यादा लगा देते हैं। ज्यादा पूंजी लगाते हैं, उस हिसाब से उसको आमदनी नहीं होता है। इसीलिए आज किसानी छोड़ करके लोग मजदूरी करना पसंद करते हैं। खेती पूंजी ज्यादा आंख मूंद के ब्लाइंडली ज्यादा लगाते हैं, आंख मूंद के पूंजी लगा रहे हैं। पूंजी ज्यादा लगने का आपका मेन कारण है कि किसान को सही मात्रा में खेती करने का नॉलेज नहीं है, उर्वरक कैसा उपयोग करना है उस प्रकार का जानकारी नहीं है, यही ना? यही जानकारी नहीं है। मेहनत भी जैसे कि अपने से जैविक बना, अपने से कुछ न करना, बाजार से खेत में डाल देना। जैसे यूरिया का नैनो यूरिया भी निकला हुआ है, उसमें कम खर्चा में छिड़काव करने से खेती किया जाता है। हम किए हुए हैं, लेकिन ऐसा लोग किसान खुद करना नहीं चाहते हैं। इसमें सरकार भी इस पर ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रहा, देने की कोशिश नहीं करते। इसको समझा कर बिठा करके टीम बना करके इसमें गांव में खुलेगा तो इस पर किसान थोड़ा जागृत होगा। किसान सोचे पलायन करता जा रहा है, खेती थोड़ा कम होता जा रहा है, इसका कारण ये भी है। एक किसान है, थोड़ा हम इनसे बात करते हैं। आप जो बोले कि खुद से उर्वरक बनाने के विषय में, क्या नाम है आपका? विमल किशोर सिंह। थोड़ा कस के बोलिए। विमल किशोर सिंह। हाँ, विमल किशोर जी से जी जो है, अभी आपने सुना चाचा जी बोल रहे थे कि किसान का जो है लागत जो है खेती में ज्यादा लग रहा है। किसान को खेती करने से पहले जो है कम से कम अपने से उर्वरक बनाने, खाद बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग खेती करते हैं, कोई खाद ऐसा बना पाते हैं खुद से कि जिसे खुद से प्रयोग करें, या बना लेते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं? देखिए अभी हम लोग बना नहीं पाते हैं, इसलिए कि मवेशी तो है नहीं। अच्छा, मवेशी नहीं, इस कारण अभी नहीं बना पाते। ढांचा उचा का खेती करते हैं? मूंग की खेती हम किए हुए थे। अच्छा, मूंग, इसके बाद हम लोग धान रोपे हैं। धान में रासायनिक खाद यूरिया डाले हुएगा? हाँ, यूरिया। गोबर का प्रयोग नहीं किया? गोबर नहीं दिए हैं। अच्छा, पशु नहीं हो पाने के कारण? पशु नहीं होने, तो गांव में तो गोबर आसानी से बिकता भी है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अगला बात हम करेंगे चाचा जी, आने वाला धान की खेती के बाद जो है गेहूं का खेती है। गेहूं का खेती किस महीने में हमें शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में करना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा। गेहूं की खेती 15 नवंबर से लोग स्टार्ट करते हैं बोना, हम लोग भी करते हैं, सरकार का भी अनुसंधान है उसी हिसाब से। इसके बाद जो जमीन
ऊंचा है, जो रुख हो गया नवंबर में, जिस साल ज्यादा बारिश हुआ तो ऊंचे वाला लोग पहले करते हैं। और जो लंबा समय का वैरायटी है तो पहले वाला गेहूं थोड़ा ज्यादा मनी देता है। बाद में हम लोग 15 दिसंबर जनवरी तक भी लोग खेती करते, जैसा जमीन जिसको रह गया नीचे, बाद में रुख हुआ या किसी कारण बस फंस जाता है, कुछ सब्जी उब्जी काट करके तो इसे दिसंबर के लास्ट तक लोग लगाते हैं। लेकिन बाद में थोड़ा कम मनी देता है, तो जमीन के ऊपर चुनाव करके बीच में जैसे जिसको फुर्सत होता है 1 से 1.5 महीना तक लोग बोते हैं। लेकिन नवंबर का बोया हुआ सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया होता है गेहूं नवंबर में। नवंबर का कम से कम 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो गेहूं बोता है उसका उपज बहुत अच्छा होता है। किस प्रकार का बीज का चयन करना चाहिए गेहूं के लिए? किस प्रकार का बीज का चयन कर? जितने लंबे टाइम के अभी तो पुराने बीज सबका जो हम लोग खेती करते हैं, नया नया कंपनी सब वैरायटी करते आ रहा है। नए वैरायटी में अभी 2967 है, 343 था, तो थोड़ा 343 से उससे अच्छा है। और बहुत सा प्रबाद है। गेहूं की खेती लगभग सभी प्रकार के गेहूं अपने यहाँ हमारे उत्तरी बिहार में करीब करीब हो जाता है। सिंचाई के लिए हम बात करेंगे, गेहूं में पानी किस प्रकार के हिसाब से पानी देना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए गेहूं में कि गेहूं का फसल उत्पादन हमारा बढ़िया से हो? गेहूं में हम लोग देखते रहते हैं जब 20-22 दिन पर कहा जाता है तो 20-22 दिन पर कम से कम जमीन में से कल्ला निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिस जब में से जब जिसको हम लोग ये कहते हैं बयान करना कहते हैं देहाती भाषा में उसको, तो उसमें से कल्ला निकलता है ना, तो गेहूं कम से कम बयान पकड़ ले आध को जमने के बाद वो ऐसा ही 20-25 दिन के अंतराल में होता है, तो उसी समय उसको पानी देना चाहिए। फर्स्ट पानी। दूसर का पानी मौसम बीच में बारिश हो जाए तो नमी नहीं, तो नमी जिस समय कम है, जो देखे ना कि जमीन हमारा मिट्टी उजला हो रहा है, गेहूं थोड़ा इसमें पानी की जरूरत है, देखे उसको जरूरत के हिसाब से हम लोग खेत देख करके उस हिसाब से पटाते हैं। और तीसरा पानी देखते हैं जिस समय कर बनने वाला है उस समय बीच में बारिश हो गया, लेकिन कर बनने के बाद में समय बारिश होते उस समय पानी देना करते हैं। कर बनने के बाद अधिकांशतः किसान हमारे यहाँ उस समय फूट जाने के बाद गेहूं में पानी लोग कम देते हैं। लेकिन कुछ किसान हम लोग जो है ऊंचे जमीन पर जिस समय बीच में पानी नहीं देना चाहिए, जब तक जो उसका परागण क्रिया होता है, फूल रहता है, फूल झड़ने के बाद जब उसमें दाना देखे कि कुछ दूध बन गया है तब पानी देना उसमें उचित होता है। बीच में फूटते समय पानी दीजिएगा तो उसमें दाना पड़ेगा नहीं, परागण नहीं होगा। अच्छा, उर्वरक की बात करें तो जो उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक धान में उपयोग होता है वही गेहूं में होता है क्या? दोनों में अलग अलग उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें होता क्या है कि जो लगभग दोनों में, धान और गेहूं में, इसमें भी फॉस्फेट वगैरह, इसमें भी जिंक का छिड़काव। हाँ, एक अलग चीज है, गेहूं में अच्छा उपज लेने के लिए बोरन सबसे नेसेसरी जरूरी रहता है। बोरन, हाँ, बोरान की जो उसमें जो नेसेसरी है, उसमें क्या होता है कभी कभी बीमारी आ जाता है कि जो दाना नहीं पड़ा, केवल बोरन की कमी से होता है। किसान लोग इस बात को समझते नहीं, बोरन देकर बोया जाता है, उसमें दाना न पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, दाना उसमें पड़ना ही है। गेहूं बाल भी अच्छा होता है। बोरन पोटास तो सब लोग जानते हैं देते हैं, लेकिन उसमें बोरन और पोटास दोनों देना जरूरी रहता है। बोरन और पोटास दोनों देना जरूरी, गेहूं में दोनों देना जरूरी है। कभी कभी होता है कि फसल जो है तूफान आ जाता है, आंधी आ जाता है, उस वजह से भी जो है खराब हो जाता है। फसल का फल जो है वो छोटा साइज का हो जाता है, तो उस फसल का साइज, अगर फल का साइज अगर बढ़ाना हो तो मतलब क्या करें? सबसे पहले आजकल लोग क्या करते हैं, जो रोटावेटर से छील कर बो देते हैं, तो आने उसको जीरो टिलेट से या बैल से ही उसको धारी लगा करके लाइनिंग सिस्टम से किया तो गेहूं कम गिरता है, कुछ अधिक हवा को भी बर्दाश्त करता है। इसलिए गेहूं के सीधे बुआई छिटुआ वाला रोटावेटर पर नहीं करना चाहिए, मशीन से ही बुआई उसका मशीन से, या ना तो बैल से जोत के लाइनिंग करके जैसा जो अपना संभव हो वो गेहूं उसी तरह से बोना उचित है। रोटावेटर पर हम लोग देखते हैं हमारे अगल बगल ऐसे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर अधिकांशतः किसान छीड़ देते हैं, रोटावेटर से जुतवा करके छोड़ देते हैं, तो उस फसल को गिरने का ज्यादा संभावना रहता है। बात करें हम हरी सब्जी के बारे में, इस बार जो है धान का फसल कम हुआ है, सब्जी उत्पादन जो है, सब्जी का डिमांड जो है हमारे भारतवर्ष में और बिहार में भी बहुत ज़्यादा है। किसान किस हिसाब से जो है सब्जी का उत्पादन करे, विशेष करके आलू हो गया, परवल हो गया, बैगन हो गया, हरी सब्जी हो गया, उसके विषय में थोड़ा आप किसान भाइयों को बताइए ताकि उनको जो है जानकारी हो सके और अच्छी तरीक़ा से जो है सब्जी का भी उत्पादन ढंग से कर सके, बढ़िया तरीक़ा से। हम लोग भी सब्जी का ही खेती करते हैं अधिकांशतः। अब सब्जी का बेनिफिट भी और धान गेहूं की अपेक्षा ज्यादा है, इसमें खर्च भी है, लेकिन इसका थोड़ा कुछ अब इसका विकास हुआ है।
इसमें सब्जी का उत्पादन के लिए एक सरकार से भी कमी है, जो थोड़ा मार्केट का अपने यहाँ भी कमी है, बड़े बाजार का बड़े बाजार का कमी है। हाँ। खुदरा लोगों को बेचना पड़ता है। हाँ। और सब लोगों को अपने उपजाना है, अपने बाजार तक पहुँचाना इस बार बड़े किसान को संभव नहीं। इस बार हम देखे हैं कि कद्दू का खेती 2 रुपए पीस कद्दू बिक रहा था। हाँ। बाहर का जो फल है, बाहर का लीची सीतामढ़ी में बिक रहा है, बाहर का आम पंचपाकर में बिक रहा है, बथनहा में बिक रहा है, सीतामढ़ी में बिक रहा है, लेकिन यहाँ का कद्दू जो है पटना में नहीं बिक रहा है। यहाँ का कद्दू दिल्ली के बाजार हमारे में यहाँ उपज होता है। हाँ, बढ़िया उपज होता है। यहाँ से ले जाने का साधन अभी तक ले हमने जिला में ऐसे थोड़ा छोटा मोटा एकाध को बाजार खुला है, जो कुछ गाँव को होता है, जैसे बाजितपुर होगा, वैसा ही एकाध को गाँव ग्राम है अपने जिला में, जहाँ से 2-4 गाँव लाभान्वित है। लेकिन बड़े पैमाने पर बाजार समिति पे इसका बाहर से निर्यात करने का इसका कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं है, इसलिए कुछ चाह करके भी बड़े किसान खेती को नहीं कर पाते हैं, सब्जी का खेती। तो वहाँ पर तो उपजाना तो आसान बात है, इसको बेचना सबसे बड़ा बात है। उपजाना इजी है, लेकिन बेचना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। किसान किस मतलब सब्जी का उत्पादन करे ताकि ज्यादा उनको लाभ प्राप्त हो सके, कैसे खेती करे सब्जी का, उसके विषय में थोड़ा। ऐसे होता है जो अधिकांशतः किसान देखा देखी से हमारे बगल वाला क्या किया है उसी हिसाब से खेती कर लेते हैं। सस्ता होने के कारण वही होता है। आलू का खेती के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आलू गेहूं से पहले दिवाली के मतलब 15 नवंबर से पहले, नवंबर के बाद में बीच में लगाया हुआ सबसे अच्छा आलू। किस भूमि, ऊंचास भूमि पे लगा? हाँ, ऊंचे जिसमें जहाँ पर जल का निकास हो, जिसमें से पानी हमका वर्षा भी काटने के बाद जहाँ जल निकास की व्यवस्था, वैसे भूमि में जल जमाव वाला भूमि में आलू संभव नहीं है। हाँ, ऐसे बारिश नहीं हुआ तो इसका कोई बातें नहीं है। रौदी अगर कहीं भी होगा, लेकिन बारिश होने के बाद थोड़ा ऊंचा जमीन होना जरूरी है, जिसमें कम से कम पानी जल बहाव हो जाए। और हल्का दोमट मिट्टी आलू के लिए सबसे उपयुक्त। दोमट मिट्टी। आलू ज्यादा भारी मिट्टी है, जो मटियार है, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी लग जाने से उतना बढ़िया उपज नहीं हो पाता है। दोमट मिट्टी आलू के लिए सर्वोत्तम है। आलू में देखा जाता है अक्सर किसान परेशान रहते हैं कि आलू में चूहा लग जाता है। चूहा अगर न लगे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आलू की खेती में विशेष रूप से? चूहा एक प्राकृतिक आपदा है। चूहा न लगे, दवा ववा रख के चूहा न लगे, इसका अगल बगल में जैसे हम लगा दिए, बगल में धूड़ सब में खेत में अपने यहाँ बारिश कम हुआ से चौड़ी में थोड़ा चूहा की संख्या बढ़ गया, तो उसको दवा ववा दे करके। हाँ, अभी तो प्राकृतिक कोई भी है, चूहा के चलते अब एक तो वन शुगर भी की समस्या, तो ये सब तो उसको घेर घार के लोग अपना करते हैं। ये कोई समस्या नहीं हुआ, वो किसान को थोड़ा सहना पड़ेगा और चूहा के दवा ववा देना पड़ेगा। ये कोई प्राकृतिक समस्या, चूहा लगना प्राकृतिक समस्या नहीं है। किसान आलू की खेती को वहाँ पर अधिक करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जो बच्चा में उसको दवा नहीं देते हैं। इतना गारंटी जो किसान चाहे जो मेरा आलू नहीं झरकेगा, झरका बोला वो उसमें मेरी समस्या होता है ठंडा में। किसान चाह ले कि मेरा आलू नहीं झरकेगा तो नहीं झरकता है इतना किसान। लेकिन किसान लोग क्या करते हैं, जो लापरवाह हो जाते हैं, उसमें थोड़ा जब बड़ा हो गया तो झरका वाला दवा देते नहीं है। बचपन में आलू का नियम है जो कम से कम 20-25 दिन का हो जाता है, एक छिड़काव आप कर दिए मन को जब वगैरह का। दूसरा हो तो 35 दिन पर। तीसरा है जिसमें मन को जब कार्बेंडा जो मेटालेक्सिन वाला आता है, जो 55 दिन के बाद देना चाहिए। ये 2-3 दवा देने के बाद आलू झरकता ही नहीं। और झरक जाने के बाद उसमें दवा देने के बाद भी फायदा नहीं होता है। इसलिए शुरू से दवा का छिड़काव आलू की खेती अब बिजनेस पर्पज करते हैं तो उसमें 2-3 बार पहले से ही सस्ती दवा मैनकोजेब आता है, मैनकोजेब जिसको इंडोफिल वगैरह नाम से बहुत नाम से बाजार में आता है। तो शुरू में मैनकोजेब देना चाहिए, बाद में 2 बार, इसके बाद मेटालेक्सिल देना चाहिए, जिसको मेटालेक्सिल वगैरह से नाम से आता है। आज रेडोमिल दवा सबसे अच्छा है, जो उसमें 8% है, तो उसको फली को भी कम नहीं करता है। तो रेडोमिल सबसे सुपर है। तो 55 दिन के बाद जब आलू फट जाए, थोड़ा मीडियम साइज का हो जाए, तो उस समय देने के बाद लास्ट तक तो भरपूर इससे उपज होता है। चलो, आलू की बागवान की खेती जो है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। बागवान की खेती जो अगर नए किसान है, अपने अगर 5 कट्ठा जमीन पर बागवानी फसल लगाना चाहते हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, उसके लिए क्या सुझाव होना चाहिए किसानों को? बागवानी के लिए तो हमारे हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक से हर जगह सब ये है, जो करना चाहते हैं उनको देखिए, जो करना चाह रहे हैं उनको समस्या का समाधान कहीं से न कहीं कोऑर्डिनेटर हमारे ब्लॉक में है, बहुत से लोग जानकार लोग हैं। सबसे पहले उसका है जो हम लोग भी जानते हैं, जो कम से कम सीजन में लगाना है,
तो जून जुलाई अगस्त में, तो उसको जून जुलाई में गड्ढा खोद करके उसमें गोबर की खाद डाल करके कुछ दिन छोड़ दीजिए, गड्ढा को सुखाइए, इसके बाद में लगाइए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। उसका फसल रोपने से पहले गड्ढा खोद के गोबर वो डाल दीजिए। हाँ। सूख जाए, पहले सूख जाना चाहिए। हाँ। सूख जाने के कुछ दिन बाद गोबर डालना चाहिए। पहले गड्ढा को सुखाइए, पहले गड्ढा को सुखाइए। अच्छा, और गड्ढा सूख जाने के बाद उसमें गोबर डालिए। गोबर डालिए। गोबर डालने के कितना दिन के बाद फिर तो मिट्टी डालिए। मिट्टी डालिए। और गोबर डालने के बाद उसे तो गोबर पुराना होना चाहिए। कम से कम 3 महीना पहले का गोबर खेत में नहीं डालना चाहिए। कम से या तो जैविक बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा है वर्मी कंपोस्ट से, न तो 3 महीना पहले का गोबर ही डालना चाहिए खेत में। उसे कीड़ा उड़ा लगने का ज्यादा संभावना कम रहता है। 3 महीना पहले का तब नया गोबर डालते उसमें से गैस भी निकलता है, नुकसानदेह हो जाएगा। अच्छा। इसलिए 3 महीना से पूर्व का गोबर खेत में नहीं डालना चाहिए। उसको सड़ा करके गड्ढा करके कंपोस्ट बना करके रख करके 3 महीना के बाद ही। आजकल क्या किसान एक भी और गलती करते कि जानवर रखते हैं और गोबर को एक ही जगह डालते रहते उसमें गैस बनता रहता है। 1 महीना 1.5 महीना वहां जमा कीजिए, फिर बगल में कीजिए, फिर बगल 2-3 गड्ढा बनाइए, एक में से एक तरह से खाली कीजिए, फिर उसमें रख दीजिए, फिर दूसरा में रखिए, लास्ट वाला को उसमें ऐसा ही 3 महीना पूर जाएगा, साल में 4 गड्ढा हो जाएगा। 3-3 महीने के बाद में खेत में पटाते रहिए। इस तरीके से गोबर रखने का व्यवस्था करना चाहिए प्रत्येक किसान को। हाँ, एक एक ढेरी पर रखिएगा तो फिर पुरना नका का सब मिलता ही रहता है, तो गोबर खेत में नुकसान करता है। किसान यहाँ भी कमी कर देते हैं। आम के पेड़ों पर दिखाया जाता है कि किसान जो है चूना लगाते हैं, चूना का पेंट करते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, किस कारण से चूना लगाया जाता है? सबसे पहले कि जो उसमें चूना लगाने से पहले लोग क्लोरीफास, उसमें दीवार उबार लगने का डर आता है ना, उसमें क्लोरीफास छीट दिया जाता है। अच्छा। एक दवा आता है क्लोरीफास जो अंदर के कीड़ा को मारता है, तो उसको दवा से छिड़काव करके और उसमें केमिकल मिलाता है। चूना लगा देने से बाद उसमें अधिक कम पकड़ता है, दीमक कम लगता है। आम के पेड़ में मतलब दीमक लगने से बचाना है तो सबसे पहले कौन सा दवा बोला? क्लोरीफास आता है। क्लोरीफास। हाँ, अंदर का कीड़ा मारता है वही पौधा। इसमें गरा पकड़ लिया है, उसमें भी आप उसको गरा को निकाल दीजिए, उसमें मशीन द्वारा क्लोरीफास का उसको अंदर के अंदर तक गरा को भी मार देता है। आम को बचाने के लिए क्लोरीफास दवा नीचे के पेड़ को बचाने के लिए सबसे सुपर है। आम अगर लग जाए, उसका फल लग जाता है, फल का साइज बड़ा हो जाता है, तो देखते हैं कि हिलने डुलने के कारण आम गिर जाता है, कच्चा आम ही गिर जाता है। उस पर किस प्रकार का छिड़काव होना चाहिए? देखिए, उसमें जो है आम में नॉर्मल दवा की वहां पर जरूरत पड़ता है। फल नहीं गिरे इसके लिए वही है। हाँ, या और जिसमें कीड़ा लगता है तो कीटनाशक भी बीच बीच में देना पड़ता है। हाँ। सबसे पहले तो जब आम के मधुआ लगता है तो उस समय हम लोग आम जिस समय मंजर देता है उस समय दवा देते हैं फूटने से पहले। इसके बाद आम जब खिल जाता है उस समय कोई दवा नहीं दी जाती। जब तक मटर आकार का दाना नहीं होता है तब तक बीच में मटर आकार का दाना नहीं हो तब तक कोई बीच में कोई उर्वरक नहीं, कोई रासायनिक उर्वरक नहीं, कोई रासायनिक नहीं प्रयोग किया जाता है। वो सब जल जाता है, उसमें दाना लगेगा ही नहीं। मंजर निकलने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अथी का छिड़काव करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह बातचीत आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सभी किसान मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, कमेंट करें इसमें, और इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं इस विषय में हमें बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार न्यूज।